हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी ऑनलाइन लाइव क्लासेज में। दोस्तों, आप लोग देख रहे थे कि हम पिछले वीडियो में ग्राफिक कला का इतिहास देखे थे और आज हम लोग वहीं से इस ग्राफिक कला का दूसरा वीडियो देख रहे हैं। इसमें हम लोग ग्राफिक कला के आगे की चीजों का अध्ययन करेंगे। हम लोग कल भारत में ग्राफिक कला का विकास या भारत में छापा कला के विकास के संबंध में कुछ चर्चा किए थे और उसी में एक चीज छूट गया था क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया था और प्रयास करेंगे कि अब आधे घंटे का ही वीडियो दें। बहुत लंबा हो जाता है तो फिर समस्या आपके लिए भी होता है और एडिटिंग में हमारे लिए भी होता है। तो आज लोग भारत में चित्रकला के विकास में एक चीज बहुत महत्वपूर्ण था और वो था ग्रुप 8 ग्रुप 8। दरअसल अगर हम लोग छापा कला के संबंध में देखें कि छापा कला से संबंधित शिक्षा विद्यालयों में जो दी जाने लगी, सबसे पहले दिल्ली कला विद्यालय में छापा कला से संबंधित शिक्षा कार्य शुरू हुआ और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वालों में थे जगमोहन चोपड़ा। दोस्तों, जगमोहन चोपड़ा यहाँ शिक्षण कार्य कर रहे थे और उन्होंने ही छापा कला के विकास के संबंध में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण संगठन स्थापित किया जिसका नाम था ग्रुप 8 या ग्रुप 8। असल में इस संगठन का नाम ग्रुप 8 पढ़ने के पीछे मुख्य कारण यह था कि इस संगठन में कुल 8 सदस्य थे, इसलिए इस संगठन का नाम ग्रुप 8 पड़ गया। और यह संगठन 1968 ईस्वी में स्थापित किया गया, नई दिल्ली में स्थापित किया गया और जिसके संरक्षक जगमोहन चोपड़ा थे। और इसमें जो 8 सदस्य थे अक्सर ये सब इनके शिष्य ही थे। इसमें एक नाम है अनुपम सूद, जगदीश दे, रमेश वर्मा, विजय वर्मा, रमेश शर्मा, लक्ष्मी दत्ता, प्रशांत विचित्र, योग शक्ति चोपड़ा और जीवन आचार्य। तो ये 8 सदस्य थे और सारे के सारे लोग ग्राफिक कला से ही जुड़े हुए थे, छापा कला से ही जुड़े हुए थे। तो कभी कभी कलाकारों के नाम दे दिए जाते हैं और पूछ लेते हैं कि कौन छापा कला से संबंधित कलाकार है, या 3 छापा कलाकार से संबंधित 3 छापा कला से संबंधित चित्रकार दे देते हैं। एक कोई चित्रकार दे देता है, पूछता है कौन भिन्न है। तो ये नाम बड़े महत्वपूर्ण है, आप चाहें उसको नोट भी कर लीजिए। ग्रुप 8 जो लोग छापा कला पढ़ रहे हैं, छापा कला से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन कौन सा था उसके बारे में थोड़ी सी सामान्य जानकारी ले लें क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रुप 8 और हम लोग कला से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन जब देखे थे तो उसमें बहुत से संगठन की चर्चा किए थे जिन्होंने कला और मूर्ति कला के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन लोग छापा कला पढ़ रहे हैं तो छापा कला के विकास में किस संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका रही उस पर थोड़ी सी चर्चा कर ली। और अब हम लोग छापा कला के बारे में थोड़ा सा डीपली चर्चा करेंगे कि जो छपाई होती है, छपाई की मुख्य रूप से कौन कौन सी विधियां हैं। हालांकि छापा कला की बहुत सी विधियां हैं लेकिन हम लोग उन महत्वपूर्ण विधियों को देखेंगे जहां से आपके अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। जो भी परीक्षा है कला से संबंधित है, चाहे
यूजीसी हो, केबीएस, एनबीएस, डीएसएसबी, एलटी, टीजीटी, पीजीटी या और विभिन्न राज्यों की प्रतियोगी परीक्षाओं की बात कर रहे हैं। तो यहाँ अगर हम लोग देखें छापा कला की वर्तमान समय में तीन चार विधियां महत्वपूर्ण है। इसमें एक है रिलीफ मेथड, या कहीं कहीं को कहा गया है रिलीफ प्रोसेस, या हिंदी में कहा गया है उभार सतह उत्कीर्णन। और दूसरी विधि है जिसका नाम है इंटैग्लियो मेथड या इंटैग्लियो प्रोसेस। इसी को हिंदी में कहा गया है अंतः सतह उत्कीर्णन, या कहीं कहीं इसको कहा दिया गया है गड्ढेदार विधि। और तीसरा है प्लेनोग्राफी या लिथोग्राफी। इसमें ये कई नाम हैं, हम लोग आगे देखेंगे। इसी को समतल सतह उत्कीर्णन, असमुद्रण या शिला चित्रण विभिन्न नाम दिए गए हैं। ये नाम देने के पीछे क्या कारण है हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। और एक चौथा है स्टेंसिल। स्टेंसिल में किस तरह से छपाई होती है, इसी के अंतर्गत हम लोग सेरीग्राफ को भी रख सकते हैं। तो ये छपाई कला की मुख्यतः चार विधियां हैं, और थोड़ा सा समय बचे इसलिए हम इन चार विधियों को नोट कर लेते हैं। हम देख रहे हैं कि ये चार विधियां हैं मुख्य रूप से छपाई की। इस पर चर्चा की थी कि रिलीफ मेथड या रिलीफ प्रोसेस, इसी को कहा गया है कि हिंदी में उभार सतह उत्कीर्णन, अर्थात छपाई के लिए जो प्लेट बनाई जाती है, जिस चीज को छापना होता है वो उभरा हुआ होता है। और इसी को हम रिलीफ मेथड या उभार सतह उत्कीर्णन कहते हैं। जैसे हम लोग एक रिलीफ चित्रण की बात किए थे, जब कला के सामान्य परिचय देख रहे थे, तो उसमें देखे थे कि रिलीफ चित्र जो होते हैं वो उभार करके बनाया जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि किसी दीवार वगैरह पर चीजों को उभार करके जो आकृतियां बनाई जाती है, इसी को हिंदी में अर्ध चित्र बोलते हैं, या इंग्लिश में उसी को रिलीफ आर्ट बोलते हैं। उसमें भी आकृतियां क्या होती हैं, उभरी हुई होती हैं। हालांकि उसमें हम लोग देखे थे कि रिलीफ दो प्रकार के होते हैं, एक हाई रिलीफ, एक लो रिलीफ। हाई रिलीफ मतलब जहां आकृतियां ज्यादा उभर करके बना दी जाती हैं और वो चित्र थोड़ा सा जीवंत दिखते हैं। और जो लो रिलीफ होता है उसमें आकृतियों में चपटापन दिखता है, लेकिन दोनों में क्या होती है, आकृतियां उभरी हुई होती हैं। इसको मूर्त कला नहीं बोलते हैं, इसको अर्ध चित्र या इसी को भास्कर कला भी कहा गया है। और ये 3D में होती हैं। आस्था इसी को अर्ध चित्र भी बोलते हैं। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ जाता है तो इसको अर्ध चित्र बोलते हैं। और ये भी आकृतियां उभरी हुई होती हैं, और इसमें इसी को रिलीफ बोलते हैं। यानी जो छपाई के लिए जो प्लेट होती हैं वो उभरी हुई होती हैं। और दूसरी जो छपाई की तकनीक है इंटैग्लियो मेथड या इंटैग्लियो प्रोसेस, इसी को कहा गया अंतः सतह उत्कीर्णन। यानी जो प्लेट होती है, प्लेट कैसी होती है, गड्ढेदार होती है, या इसी को गड्ढेदार पद्धति भी कहा गया। जैसे मान लीजिए ये प्लेट है, तो प्लेट जो है गड्ढेदार रहेगा, थोड़ा सा गड्ढा रहेगा। अभी हम लोग इस पर विस्तार से चर्चा जब इस विधि वो देखेंगे मुख्य रूप से, तब वहां देखेंगे कि कैसे प्लेट तैयार किया जाता है, किससे प्लेट बनाया जाता है, कैसे उसकी छपाई होती है। और जो रिलीफ मेथड में देखे थे, इसमें हमको जो छापना होता है कैसा होता है, उभरा हुआ होता है। जैसे हम लोग देखे होंगे, मोहर वगैरह देखते होंगे आप लोग, जो है उसमें क्या है, जो छापते हैं वो वाला हिस्सा क्या होता है, उभरा हुआ होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, रिलीफ मेथड बोलते हैं। और जहां छपाई के लिए गहराई से खोदा जाता है जो है, उसको इंटैग्लियो मेथड बोलते हैं। दोस्तों
ये हम लोग देख लिए इंटाइग्लियो मेथड और रिलीफ मेथड। और एक होता है लिथोग्राफी या प्लेनोग्राफी, इसी को कहा गया है समतल सतह उत्कीर्णन। यानी यहाँ जो प्लेट होती है वो क्या होता है, एकदम से बराबर होता है, समतल होता है, ना तो गड्ढा होता है ना तो उभरा हुआ होता है। उनमें ये जो प्लेट होता है वो पत्थर का बनता है, और ये पत्थर एक पत्थर होता है बावेरिया पत्थर। असल में बावेरिया पत्थर से लिथोग्राफी तकनीक से बड़े उत्कृष्ट कोटि की इस प्रकार की होती है। हालांकि बावेरिया पत्थर तो हमेशा नहीं मिलता है, अक्सर जो है यहाँ चूने पत्थर का प्रयोग किया जाता है, तो इस पर आकृतियां बना करके चित्रों को छापा जाता है। कैसे आकृतियां बनाई जाती है वो हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो इसी को समतल सतह प्रणाली कहा गया है, या इसी को शिला चित्रण कहा गया है, कहीं कहीं इसी को आत्म मुद्रण कहा गया है। तो ये इस तकनीक से भी एक छपाई होती है। और एक है स्टेंसिल। स्टेंसिल आप तो देखे होंगे। स्टेंसिल यहाँ जैसे किसी को हमको छापना है, मान लीजिए हमको ए अक्षर को छापना है, वैसे एक फ्रेम बना होता है, उसको काट देते हैं इस अक्षर को, और जिस पर छापना है उसके ऊपर रख देते हैं, ऊपर से कलर लगा देते हैं, वो चीजें छप जाती हैं। स्टेंसिल की भी चर्चा करेंगे। ये 4 तकनीक है छपाई कला की, रिलीफ मेथड, इंटाइग्लियो मेथड, प्लेनोग्राफी या लिथोग्राफी और स्टेंसिल। हालांकि सेरीग्राफी होगी, सेरीग्राफी की चर्चा भी हम लोग करेंगे थोड़ा आगे। इसमें और जो छपाई की तकनीक है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ये 4 प्रोसेस है, इसको थोड़ा सा आप लोग देख लें, फिर हम लोग एक एक तकनीक को उठा करके अभी एक बार थोड़ा सा डिफाइन करेंगे कि रिलीफ मेथड में यानी उभार सतह उत्कीर्णन में किस किस तकनीक से छपाई होती है। इंटाइग्लियो तकनीक में, इंटाइग्लियो में भी कई प्रकार हैं। इंटाइग्लियो गड्ढेदार पद्धति या अंतः सतह उत्कीर्णन, उसमें भी प्लेट कई तरीके से तैयार किए जाते हैं, क्या क्या बोलते हैं। और समतल सतह प्रणाली लिथोग्राफी में तो एक ही तकनीक होती है। तो पहले हम लोग इसके प्रकार देख लेंगे, एक एक तकनीक को देखेंगे और उसमें कितने कितने प्रकार से चीजों को छापा गया है उसे देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिलीफ मेथड। या इसी को हिंदी में कहा गया है उभार सतह उत्कीर्णन। रिलीफ मेथड या उभार सतह उत्कीर्णन की अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को पहले ही बताए थे कि इसमें जो प्लेट होती है इस प्लेट पर आप कोई भी आकृति बना लें, जो है मान लीजिए हम किसी अक्षर को ले रहे हैं, चित्र बनाएंगे तो चित्र उनका बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। उस पर एक चित्र उल्टा बना लेते हैं। अब ये होता है कि उल्टा चित्र बनाने में बड़ी दिक्कत होती है, सीधा तो बनता नहीं है, तो एक ट्रेसिंग पेपर ले लिया जाता है। ट्रेसिंग पेपर पर मान लीजिए हमको सी अक्षर छापना है तो यहाँ सीधा सी बना दिया जाता है, और इसी पर रख करके जो है उसके कुछ अंश ले लेते हैं, इस पर रख करके इसको प्रेस कर देंगे तो यहाँ उल्टा सी बन जाएगा। तो यहाँ करते हैं कि जहां अक्षर बना हुआ है उसको छोड़ करके बाकी चीजें क्या करते हैं, खोद लेते हैं। इसको क्या किए, गहराई से खोद लिए। तो ये वाला भाग क्या है, ये उभरा हुआ रहेगा, जो है जो अक्षर बना हुआ है,
और फिर इस पर रंग लगा करके चित्रों को छाप दिया जाता है। असल में हम लोग जो है एक चीज कॉमन सी है, चाहे हम लोग रिलीफ मेथड पढ़ें, चाहे इंटाग्लियो मेथड पढ़ें, चाहे लिथोग्राफी या प्लेनोग्राफी पढ़ें, इसमें जो प्लेट बनती है उस पर चित्र कैसे बनते हैं? उल्टे ही बनते हैं, हमेशा उल्टे बनते हैं, और जब छापते हैं तब वो सीधा हो जाता है। स्टेंसिल की बात छोड़ दीजिए, स्टेंसिल पर जो प्लेट तैयार किया जाता है, साँचा जो तैयार किया जाता है वो सीधा ही होता है, उसको सीधे छाप दिया जाता है। लेकिन बकिया रिलीफ, इंटाग्लियो, लिथोग्राफी, सब में जो प्लेट तैयार किया जाता है, प्लेट पर जो आकृतियां बनाई जाती हैं वो हमेशा उल्टी ही बनती हैं, जब छापते हैं तो सीधा हो जाता है। तो इसमें भी आकृति कैसी बनती है? उल्टी बनाई गई है, और उल्टी बना करके जो है इसको जब छापते हैं तो ये क्या हो जाता है? सीधा हो जाता है। और चूंकि इसका जो सतह है वो उभरा हुआ होता है, छपाई के लिए जो प्लेट होते हैं, प्लेट जो है उभरे हुए होते हैं, इसलिए इसी को उभार सतह उत्कीर्ण या रिलीफ मेथड कहते हैं। तो ये चीजें अगर हम लोग समझ गए हो तो आइए देखते हैं कि रिलीफ मेथड में जो छपाई होती है इसकी कौन कौन सी विधि है, उसको क्या बोलते हैं। तो अगर रिलीफ मेथड की विधि की बात की जाए तो यहां मुख्य रूप से दो विधि होती है। एक है वुडकट और दूसरा है लिनोकट। यहां थोड़ा सा वुडकट लिनोकट के बारे में सामान्य रूप से थोड़ा सा देखते हैं, और उसके बाद में हम लोग फिर विस्तार से वुडकट के बारे में देखेंगे, तब उसको और विस्तार से देखेंगे। लेकिन वुडकट के बारे में सामान्य रूप से देखते हैं। वुड माने होता है लकड़ी, कट यानी वुड को काट रहे, लकड़ी को काट करके जो प्लेट बनाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? वुडकट बोलते हैं। तो वुड सामान्य रूप से वैसे भी समझ लीजिएगा कि वुड माने लकड़ी होता है। तो ये जो वुडकट होता है, वुडकट में क्या होता है? प्लेट इसकी होती है, यह सामान्य रूप से लिख भी लीजिएगा। अब लकड़ी की प्लेट कैसे बनाई जाती है अभी थोड़ा सा हम विस्तार से जब इसको पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे कि लकड़ी को कैसे काट करके प्लेट बनाया जाता है, उस पर चीजों को कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में विस्तार से देखेंगे। लेकिन सामान्य रूप से एक दो चीजें देख लेते हैं कि जो वुडकट है यानी जो लकड़ी की प्लेट होती है, इसकी खोज 1400 ईस्वी में चीन में हुई थी। थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं। तो दो तीन चीजें हम लोग समझ लिए कि वुडकट जो होता है वो रिलीफ मेथड का अंग है। इसमें जो प्लेट बनाई जाती है, प्लेट लकड़ी की होती है, प्लेट लकड़ी की होती है। इसकी खोज का जो समय है वो 1400 ईस्वी है और चीन में खोजा गया। अभी हम लोग वुडकट के बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन दो तीन चीजें देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। और दूसरी जो टेक्निक है रिलीफ मेथड में वो है लिनोकट। लिनोकट में जो प्लेट होती है वो रबड़ की होती है, और इसकी खोज 1920 ईस्वी में हुआ था। और इसके बारे में कहता है कि इसको खोज करने वाले क्लोड फ्लायड थे। क्लोड फ्लायड के साथ साथ ये कहा जाता है कि इसको भविष्यवादी कलाकारों, क्लोड फ्लायड और भविष्यवादी कलाकारों के द्वारा इसकी खोज की गई थी। हम लोग अभी भविष्यवादी कलाकारों के बारे में जब इसे पढ़ेंगे तो विस्तार से चर्चा करेंगे। असल में यूरोप में कई विवाद स्थापित हुए और इसी में एक भविष्यवाद है। तो भविष्यवादी कलाकारों और क्लोड फ्लायड इनके द्वारा 1920 ईस्वी में
लिनो कट टेक्निक से जो है छपाई की खोज की गई। इसमें प्लेट रबर की होती है। तो ये मुख्य रूप से हम लोग दो तकनीक देखेंगे रिलीफ में, वुडकट और लिनो कट। इसमें जो प्लेट होती है, सामान्य रूप से बताए थे कि प्लेट कैसी होती है, उभरी हुई होती है। और वुडकट में मतलब लकड़ी, वुडकट में लकड़ी की प्लेट होती है और लिनो कट में रबर की प्लेट होती है। खोज 1400 ईस्वी में चीन के द्वारा, और इसकी खोज लिनो कट की और 1920 ईस्वी में क्लोड फायर्ड और भविष्यवादी कलाकारों के द्वारा। तो हम लोग रिलीफ मेथड की कौन कौन सी टेक्निक है इसको देख लिए। अब रिलीफ मेथड के बाद में हम लोग इंटाग्लियो मेथड देखेंगे, और इंटाग्लियो मेथड में कौन कौन सी तकनीक है। इंटाग्लियो मेथड में उन तकनीक के बारे में एक सामान्य जानकारी लेंगे। या इसी को कहा गया है इंटाग्लियो प्रोसेस, या सब चीजें नहीं लिख रहे हैं। अंतः सतह उत्कीर्णन, या इसी को कहा गया है गड्ढेदार। गड्ढेदार समझ रहे हैं, जो गड्ढा हो जाता है। गड्ढा करके पेड़ बनाया जाता है, खोद दिया जाता है मतलब उसको। और जो आपकी इंटाग्लियो मेथड है, इसमें जो प्लेट होती है, अभी हम लोग आगे देखेंगे, प्लेट जो होती है वो धातु की होती है। और जब हम इसको विस्तार से देखेंगे तो वहां देखेंगे कौन कौन से धातु होते हैं, किस धातु के प्लेट सबसे बढ़िया होते हैं, उसका आकार क्या होता है, मोटाई क्या होती है। इन सब चीजों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ हम लोग देखते हैं इसकी जो छपाई की होती है, मुख्य रूप से दो विधि होती है। दो विधियों में एक विधि होती है जो यंत्रों की सहायता से, तमाम यंत्र होते हैं, हम लोग आगे चर्चा करेंगे। यंत्रों की सहायता से प्लेट को खोदा जाता है। इसको रेखा उत्कीर्णन कहते हैं, या इसी को इंग्लिश में कहा गया है लाइन इनग्रेविंग। और एक होता है जिसमें अम्ल से खोदा जाता है, एसिड से खोदा जाता है जो है, इसको कहा गया है रेखा अम्लांकन। सारी लाइट कट गई। तो दोस्तों यहाँ रेखा उत्कीर्णन, लाइन इनग्रेविंग और रेखा अम्लांकन, लाइन एचिंग, ये दो मुख्य रूप से तकनीक है। यानी एक तकनीक होती है जिसमें क्या करते हैं, यंत्रों की सहायता से प्लेट को खोदते हैं, और दूसरा है अम्ल की सहायता से प्लेट को खोदते हैं। तो रेखा इन यंत्रों की सहायता से जो प्लेट को खोदते हैं उसकी भी कई विधियां हैं, और अम्ल की सहायता से भी प्लेट को खोदते हैं उसकी भी कई विधियां हैं। तो हम लोग आइए इसमें देखते हैं कि रेखा उत्कीर्णन या लाइन इनग्रेविंग की कौन कौन सी तकनीक है, और जो अम्ल से खोदा जाता है लाइन एचिंग, इसकी कौन कौन सी तकनीक है। तो इसमें हम लोग इंटाग्लियो में सबसे पहले रेखा उत्कीर्णन देखेंगे। असल में इसमें अधिकतर इंग्लिश शब्द का ही प्रयोग किया गया है। हिंदी इसलिए बताया दिया जा रहा है कि यहाँ प्रणाली ये है कि जो हिंदी में प्रचलित है, कभी कभी उसको इंग्लिश में पूछ लेते हैं, जो इंग्लिश में प्रचलित है उसका शुद्ध हिंदी कभी कभी दे देते हैं, तो वहां बड़ी समस्या होती है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं लाइन इनग्रेविंग
और लाइन इनग्रेविंग के अंतर्गत कौन कौन सी तकनीक आती है, प्लेट किस किस तकनीक से खोदते हैं, उसको क्या बोलते हैं। तो यहां लाइन इनग्रेविंग के अंतर्गत मुख्य रूप से हम लोग तीन तकनीक की चर्चा करेंगे। एक तकनीक है प्लेट इनग्रेविंग, प्लेट इंग्रेविंग के बारे में बस अभी इतना दे देते हैं कि प्लेट इंग्रेविंग की खोज जो है वो 1430 ईस्वी में होती है। प्लेट इंग्रेविंग में किस तरह से खुदाई होती है यंत्रों की सहायता से, अभी हम लोग आगे देखेंगे। और दूसरा है ड्राई पॉइंट की खोज 1480 ईस्वी में हुई थी। और जो तीसरी तकनीक है, और इस मेजोटिंट की खोज 1624 ईस्वी में हुई थी। तो ये रेखा उत्कीर्णन या लाइन इनग्रेविंग के अंतर्गत प्लेट इनग्रेविंग, ड्राई पॉइंट और मेजोटिंट, ये तीन तकनीक होती है। और सारी की सारी क्या होती हैं, अंतः सतह उत्कीर्णन होती है। ये सब में जो है खुदाई होती है, गहराई से खुदाई होती है। और इस रेखा उत्कीर्णन के पश्चात हम लोग देखते हैं रेखा अम्लांकन या लाइन एचिंग, इसको देख लेते हैं। रेखा उत्कीर्णन के यहाँ पर के अलावा एक और है रेखा अम्लांकन। इसको इनग्रेविंग की जगह पर क्या बोलते हैं, एचिंग बोल देते हैं। इसको अम्ल की सहायता से खोदा जाता है प्लेट को। किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, कौन सा अम्ल सबसे अच्छा होता है, उसका अनुपात क्या होता है, उसको विस्तार से भी आगे देखेंगे। लेकिन अभी रेखा अम्लांकन या लाइन एचिंग के अंतर्गत कौन कौन मुख्य रूप से विधियां आती हैं। तो लाइन एचिंग के अंतर्गत मुख्य रूप से हम लोग 5 विधियों की चर्चा करेंगे। ऐसे ये चीज थोड़ा सा देखेंगे डीपली, बहुत डीप में जाएंगे तो थोड़ी समस्या होगी। तो अभी सिर्फ समय देख लीजिए खोज का, जिनके भी खोज के समय मिले हैं उनके बारे में बता दिए हैं। अब कुछ ऐसी टेक्निक है जिसके खोज के समय बहुत स्पष्ट नहीं थे या मिल नहीं रहे थे, तो हम नहीं बता रहे हैं। नहीं तो कहिए कि इसका समय क्या है, तो हम लोग भी चीजों को पढ़ करके समझ करके चीजों को प्रेजेंट करते हैं। ऐसा नहीं था कि हमारे पूर्वजों के यहाँ इस तरह की चीजें हुआ करती थी जो है कि सारी जानकारियां हैं, और कोई भी अपने आप में पूर्ण नहीं होता है कि सारी जानकारियां लिए हुए हो। वो भी कहीं ना कहीं अध्ययन करके सीखता है, चीजों को प्रेजेंट करता है। तो लाइन एचिंग है जिसकी खोज 1515 ईस्वी में हुई। एक है सॉफ्ट ग्राउंड अम्लांकन, सॉफ्ट ग्राउंड अम्लांकन के अलावा एक है एक्वाटिंट, जिसे 1748 में खोजा गया था। एक्वाटिंट के अलावा 2 और तकनीक है
इसमें है सुपर ग्राउंड एस्कार्टिंग और विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। इसी को वर्ण संयंत्रता या बहुरंगी छापा कला कहा गया है, जिसकी खोज 1920 ईस्वी में हुई थी। इसे कई और नामों से जाना जाता है। जब लोग विस्कोसिटी पढ़ेंगे उसको थोड़ा सा और डिफाइन करके देखेंगे कि बहुरंगी इसमें जो छपाई होती है उसमें कई रंग प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए बहुरंगी छपाई विधि कहा गया है। और इसके अलावा तो ये हम लोग देख लिए हैं कि रेखा अम्लांकन में लाइन एचिंग, सॉफ्ट ग्राउंड अम्लांकन, एक्वाटिंट, शुगर ग्राउंड एक्वाटिंट, विस्कोसिटी, ये 5 तकनीक है जो एसिड की सहायता से प्लेट को खोदा जाता है। और चाहे रेखा अम्लांकन हो या लाइन रेखा उत्कीर्ण हो, सब में प्लेट गहराई से खोदा जाता है। बस अंतर होता है कि प्लेट एक यंत्र से खोदा जाता है और एक अम्ल से खोदा जाता है या एसिड से खोदा जाता है। गहराई से खोदा जाता है और इसमें जो प्लेट होती है वो धातु की होती है। हम लोग रिलीफ में देखे थे प्लेट लकड़ी और रबड़ की होती थी, लेकिन यहाँ प्लेट किसी होती है, धातु की होती है। और सब पर जो आकृतियां आ जाती हैं वो उल्टा बनाया जाता है। ये चीज स्पष्ट हो गई हो तो हम लोग एक तीसरी जो तकनीक है समतल सतह उत्कीर्णन, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आप लोगों को पहले बताए थे कि जो समतल सतह उत्कीर्णन होता है उसमें प्लेट समतल होता है, यानी ना उसमें गड्ढा होता है ना उभारदार होता है, तो इसमें प्लेट समतल होता है। इसी को लिथोग्राफी भी कहा गया है, इसी को प्लेनोग्राफी कहा गया है। तो इसकी कौन कौन सी टेक्निक है, तो उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इसमें जो प्लेट होती है वो कैसी होती है, समतल होती है। और यहाँ जो प्लेट प्रयोग किया जाता है वो प्लेट पत्थर की होती है। इसी को इसीलिए कहीं कहीं शिला चित्रण भी कहा दिया गया है। तो इसके बारे में हम लोग पहले बताए थे कि आगे भी विस्तार से चर्चा करेंगे। इसकी छपाई की मुख्य रूप से 2 तकनीक होती है। एक है लिथोग्राफी, जिसकी खोज 1798 ईस्वी में हुई थी। और जो दूसरी तकनीक है उसको कहा गया ऑफसेट लिथोग्राफी, जिसकी खोज 1946 ईस्वी में हुई थी। तो ये मुख्य रूप से 3 तकनीक, उभार सतह, अंतः सतह और समतल सतह में किस किस तकनीक से छपाई की जाती है,
एक सामान्य जानकारी लिए। और दोस्तों आपको पहले बताए थे कि आधे घंटा का वीडियो आप लोगों को देंगे, थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो जाएगा। और कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो उहार सतह उत्कीर्ण है या रिलीफ मेथड है, रिलीफ मेथड में जो लकड़ी का प्लेट होता है, किस तरह से लकड़ी के प्लेट को काट करके प्लेट को तैयार किया जाता है, उसकी क्या विधि है, और इस तरह का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ, किसके द्वारा किया गया, और वुडकट तकनीक के लिए जो प्लेट तैयार होता है उसके लिए किन किन यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, कैसे छपाई होती है, कैसा रोलर होता है, और इन छपाई की तकनीक को देखेंगे। कभी कभी वहां क्रम पूछ लेता है, वुडकट में भी किस किस क्रम की छपाई का क्रम क्या है, तो उन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। लिनोकट के बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन वो कल के वीडियो में। आज के वीडियो में बस इतना ही। और आज के वीडियो में बहुत डिस्टर्बेंस आया, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। और हमसे जुड़ने के लिए, वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।